बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुक बाहर आनी। नमस्कार, जय हिंद साथियों। रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु सामाजिक अध्ययन की जो अपनी कमाल के मैराथन सीरीज चल रही है, उसमें आज हम बात करेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं और जनपद। यहाँ से जितने जो भी सवाल बनेंगे राजस्थान की सभ्यताओं से जुड़े हुए और जनपद है जो राजस्थान के वहाँ से। तो इतनी कमाल की सीरीज जो परीक्षा के अंदर 101% सवाल आएंगे, यहाँ से हमें पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है, यानी कि कुछ छोड़ा ही नहीं है तो जाएंगे कहाँ फिर। तो आपका भी ये दायित्व तो बनता है इन अच्छी चीज़ों को और साथियों तक भी पहुँचाएं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। प्रारंभ करते हैं। राजस्थान का ये पार्ट स्टार्ट हो गया जिसमें अपनी जो नई किताबें जुड़ी है उनसे भी संकलन है और अन्य जो सामग्री हो सकती है वहाँ से भी कंप्लीट संकलन किया गया है। तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं व जनपद। देखिए पहला सवाल, मोटे तौर पर मानव इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? 3, 4, 5, 2। नीचे व्याख्या में देख लिया होगा आपने। 3 भागों में मोटे तौर पर, प्राक युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग। प्राचीन सभ्यताओं की जानकारी लेने से पूर्व ये सामान्य जो जानकारी है हिस्ट्री की, उसके बेस की, वो भी आपको जाननी जरूरी है। सवाल है अपना कि इतिहास का वह काल जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था, तो कौन सा था? प्राक युग, आद्य युग या ऐतिहासिक युग या फिर ये सभी के सभी? तो उत्तर हो जाएगा ए, प्राक युग। जो आद्य युग है उसके अंदर क्या होता है? वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं पर लिपि को पढ़ना अभी तक संभव नहीं हुआ है। वहीं ऐतिहासिक काल की बात करें, वह युग जिसके बारे में स्पष्ट व सुपठित लिखित साक्ष्य है जो उपलब्ध है। ठीक है। अगला सवाल बन सकता है, प्राक युग का समय है हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईस्वी पूर्व तक, सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक, 600 ईस्वी पूर्व से प्रेजेंट तक, वर्तमान तक, कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा ब। ठीक है। वहीं आद्य युग के समय की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता से 600 ईस्वी पूर्व तक। ऐतिहासिक युग की ऐतिहासिक काल की बात करें 600 ईस्वी पूर्व से वर्तमान तक। अगला सवाल है, विश्व का प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार किस युग से संबंधित है? यानी कि पहिए का आविष्कार। प्रागैतिहासिक युग या प्राक युग भी कह सकते हैं, आद्य ऐतिहासिक युग, ऐतिहासिक युग या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर मिलता है? उत्तर हो जाएगा ए, प्रागैतिहासिक युग या प्राक युग। साथियों फिर यकीन दिलाता हूँ आपको, ये जो सवाल हैं वो जो नई किताबें जुड़ी है अपने, एक तो 6 से 10 वाली जो पुरानी किताबें हैं राजबोर्ड वाली, और जो नवीन किताबें हैं राजस्थान अध्ययन से जुड़ी, उन तमाम से संकलन है जो किया गया है ये। अब इसमें फैक्ट देख लीजिए आप। प्राक युग में मनुष्य पशुपालन, आग जलाना, समूह में रहना, ये चीज़ें सीख चुका था और यहाँ सर्वाधिक सामग्री पाषाण पत्थरों से बनी है जो मिली है, इसलिए इस काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। आगे हम बात करें कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 5, 2 या 3? तो इसका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपने द। 3 भागों में बांटा गया है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं पूर्व पाषाण काल की। तो सर्वप्रथम 1870 में C.A. हेकेट ने जयपुर व इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी हुई पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार खोजा, हैंड एक्स कुल्हाड़ी। ठीक है। कुछ समय बाद सेटनकार ने झालावाड़ से उपकरण खोजे। बी. ओलचिन ने जालोर से उपकरणों को खोजा। चंबल व बनास नदियाँ इनके उपकरणों से संबंधित है। यहाँ पर पूर्व पाषाण काल में ये चीज़ें मिली है। मध्य पाषाण काल की बात करें तो इसमें लूणी व बेड़च नदियों से
इस काल के उपकरण मिले हैं। इनमें छोटे उपकरण मिले जिनको लघु पाषाण उपकरण कहा गया। इनमें प्रमुख है ब्लेड, इग्रेवर, ट्रायंगल, पॉइंटर आदि। बात करें अगले की उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल। क्षेत्र की बात करें तो अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर और चित्तौड़ ये क्षेत्र रहा है इसका। विशेष स्थान में बात करें तो बागौर, भीलवाड़ा व तिलवाड़ा, बाड़मेर ये रहा है। आगे देखिए, राजस्थान में ताम्रकालीन संस्कृति से संबंधित स्थल है गणेश्वर सीकर, गिलुंड राजसमंद, कालीबंगा हनुमानगढ़ या सभी। उत्तर हो जाएगा द। ये राजस्थान के अंदर ताम्रकालीन संस्कृति के तमाम स्थल है। यहाँ पर गणेश्वर भी है जो सीकर में है, गिलुंड जो राजसमंद में, कालीबंगा हनुमानगढ़ में। और अन्य जो स्थल हैं उनको भी देख लीजिए आप। आहड़ व झाड़ोल कहाँ पर है? उदयपुर। पिंड पांडलिया चित्तौड़, कुराड़ा नागौर, साबणिया व पुंगल बीकानेर, नंदालालपुरा किराड़ौत चितवाड़ी जयपुर, एलाना जालोर, कोल माहोली सवाई माधोपुर, महाल भरतपुर में। ये तमाम क्षेत्र जो ताम्रकालीन संस्कृति से रिलेट रखते हैं, जुड़े हुए हैं। अगला अपना सवाल है, राजस्थान में लौह संस्कृति के समय के उपकरण मिले हैं तो कहाँ से मिले? नौ भरतपुर से, जोधपुरा जयपुर से, सोनारी झुंझुनू व रेड टोंक से या फिर सभी जगहों से। तो इन सभी जगहों से ही अपने ये लौह संस्कृति उपकरण है जो हमें मिले हैं। वहीं आगे हम बात कर लेते हैं कि नौह से जो प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लौह युग के आरंभ होने की सीमा निर्धारण के महत्वपूर्ण उपकरण है, स्रोत हैं। वहीं जोधपुरा व सुनारी से लोहे को गलाने की भट्टियों के कारखाने भी मिले। ध्यान में रखिएगा, लोहे को गलाने की भट्टियों के कारखाने कहाँ मिले? जोधपुरा व सुनारी से। वहीं हम बात करें रेड को, लौह सामग्री प्रचुरता के कारण राजस्थान का टाटा नगर भी कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं हम सभ्यताओं में कालीबंगा को देख लेते हैं। यहाँ से कालीबंगा के सवाल है जो प्रारंभ हो रहे हैं। कालीबंगा सभ्यता का विकास माना जाता है। प्राचीन दृष्टद्वती व सरस्वती नदी, वर्तमान जो घग्गर नदी है उस क्षेत्र में, लूनी नदी के क्षेत्र में, चंबल व सहायक नदियों के किनारे या इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा? ए। ठीक है। अगला देखिए, फैक्ट में देख लीजिए आप। यह सभ्यता जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। कौन सी? कालीबंगा। यह सभ्यता 6000 वर्ष से भी प्राचीन मानी गई है। इसका जो नाम है कालीबंगा खुदाई में प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा है। कालीबंगा यानी काली चूड़ियाँ भी शाब्दिक अर्थ होता है, उसके कारण पड़ा है। पंजाब में जो बंगा है उसका अर्थ क्या होता है? चूड़ियाँ होता है, उस वजह से इसका नाम ये पड़ा। इसकी जो खोज है सबसे पहले 1952 में अमलानंद घोष, खोज तो किसने की सबसे पहले? 1952 में अमलानंद घोष ने, तथा 1961-62 में बीबी लाल व बीके थापर ने उत्खनन कार्य किया। तो खोज करने वाले अमलानंद घोष, पहले उत्खनन करने वाले बीबी लाल व बीके थापर। अगला प्रश्न है, कालीबंगा उत्खनन में कितने स्तर सामने आए हैं? 2, 3, 4, 5। उत्तर हो जाएगा 5। 5 स्तर सामने आए। प्रथम जो 2 स्तर हैं वो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। तीसरे, चौथे और 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान व समकालीन देखी गई है। अगला सवाल है, स्तर के आधार पर कालीबंगा सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्तर हो जाएगा, जैसे हमने बात की, 2 स्तरों पर। ठीक है। पहली प्राक हड़प्पा सभ्यता और दूसरी है हड़प्पा सभ्यता। देखिए इसकी क्या कुछ विशेषताएं रही जहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। इस सभ्यता में मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में सुखाकर या पकाकर प्रयुक्त जो किया जाता था। यहाँ प्राप्त अवशेष
पतले व हल्के हैं। यहाँ के बर्तनों का जो रंग है वो लाल है, जिन पर काली व सफ़ेद रेखाएं खींची गई है। यहाँ जूते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले। पूछ लिया जाए कहाँ पर निम्न में से किस विकल्प में कौन सा विकल्प वो सही है जहाँ पर जूते हुए खेत के जो साक्ष्य वो मिले, तो क्या हो जाएगा कालीबंगा। जहाँ वो एक साथ 2 फसलें उगाते थे और यहाँ कब्रिस्तान के साक्ष्य भी मिले हैं। सभ्यता पूछे तो अगर ये हड़प्पा वाली आ जाए लिखा हुआ तो हड़प्पा, नहीं तो कालीबंगा देखने को मिलेगा आपको। अगला सवाल है, वह सभ्यता जहाँ एक बालक की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, जो मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण भी माना जाता है। आहड़ सभ्यता से, कालीबंगा, गणेश्वर या फिर कोई नहीं। उत्तर होगा ब, कालीबंगा सभ्यता से। अन्य अवशेष जो मिले हैं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं उनमें देख लीजिए। खिलौना बैलगाड़ी मिली है, हवन कुंड मिले हैं, लकड़ी की नाली या लकड़ी की जो नालियाँ हैं वो मिली है, बेलनाकार मुहर, भूकंप के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं, 7 अग्नि वेदिकाएँ भी मिली है, बलि प्रथा भी देखने को मिली है। और यहाँ जो सत्ता थी वो मातृ सत्तात्मक, मतलब पितृ सत्तात्मक न होकर मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी। और कपड़े में लिपटा उस्तरा व मिट्टी का पैमाना भी मिला है कालीबंगा से। अगला सवाल है, कालीबंगा सभ्यता से अंडाकार कब्र के अवशेष मिले हैं जिन्हें नाम दिया गया है। करानू कब्र, चिरायु कब्र, पिरायु कब्र या अलायु कब्र। तो क्या नाम दिया गया है? ब, चिरायु कब्र है जो नाम दिया गया है। फैक्ट में देखिए, यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ सड़कें समकोण पर काटती है, इसलिए यहाँ पर बने मकानों की जो पद्धति है उसको ऑक्सफोर्ड पद्धति, जाल पद्धति, ग्रिड पद्धति, चेम्सफोर्ड पद्धति भी कहा जाता है। आगे के फैक्ट देखिए, यह जो सभ्यता है दुर्गीकृत व अदुर्गीकृत 2 भागों में फैली हुई थी। जो पश्चिमी भाग था वो उसके ऊपर जो विशिष्ट दुर्ग बना हुआ था पश्चिमी भाग में, और पूर्व के भाग में सामान्य लोग जो रहते थे। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक, पश्चिम हड़प्पाकालीन, प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता भी कहते हैं। दशरथ शर्मा ने इसे सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी भी कहा है। और कालीबंगा में लोहे व मंदिर के साक्ष्य नहीं है, ध्यान में रखिएगा। आहड़ सभ्यता या आहड़ नदी या फिर यूं कहें आयड़ नदी भी बोलते हैं पर है। आहड़ सभ्यता जो है आयड़ नदी पर है। यह किस शहर में है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो किस सिटी में? उत्तर होगा स, उदयपुर में है। फैक्ट में देखिए, यह लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता। यह सभ्यता जिस टीले के नीचे दबी हुई थी उसका नाम धूलकोट है, जिसे मिट्टी का टीला भी कहते हैं। सबसे पहले 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास तथा बाद में रतनचंद्र अग्रवाल व HD साकलिया के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन का जो काम है वो हुआ था 1956 में। आहड़ सभ्यता से संबंधित सत्य कथन बताइए। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने हेतु धूप में सुखाई ईंटों व पत्थरों का उपयोग करते थे। यहाँ के लोग मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे। यह मृत्यु के बाद भी जीवन अवधारणा का प्रमाण है। यहाँ सर्वाधिक मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का केंद्र सिद्ध करते हैं। सभी कथन सत्य हैं। तो उत्तर होगा यहाँ पर सभी के सभी कथन है जो राइट है। और फैक्ट देख लीजिए आप कुछ। आहड़ का जो दूसरा नाम मिलता है वो ताम्रवर्ती नगरी के रूप में भी देखने को मिलता है। यहाँ उत्खनन से रंगाई छपाई व्यवसाय का अनुमान भी मिलता है हमें। इस सभ्यता का जो विकास है उदयपुर गिलुंड तक देखने को मिलता है।
जो क्या बनास नदी की घाटी में है, इसलिए इसे बनास सभ्यता या बनास संस्कृति भी कहा जाता है। 10वीं 11वीं शताब्दी में इसे अघाटपुर या अघाट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था, और इस सभ्यता को मृतकों की टीलों की सभ्यता भी कहते हैं। अगला अपना सवाल है कि आहड़ सभ्यता से संबंधित सत्य कथन छांटना है आपको। तो मैं बता दूं, यहाँ पर सभी के सभी कथन है जो सत्य हैं। देख लीजिए क्या क्या विशेषताएं। यहाँ 6 चूल्हों की संख्या मिली है, ठीक है। यहाँ अनाज रखने का गोरैया से कोठ भी कहते हैं, वो भी मिला है। यहाँ आटा पीसने की चक्की के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ टेराकोट पद्धति से बनी बेल की मूर्ति जिसे बनासियल बुल की संज्ञा दी है वो भी मिली है। और फैक्ट देखें तो यहाँ के लोग कृषि पशुपालन से क्या परिचित थे। यहाँ मुर्दों का सिर उत्तर दिशा में होता था। यहाँ के लोग चावल से परिचित थे परंतु चांदी से अपरिचित थे। अगला सवाल है कि गिलुंड सभ्यता का संबंध किस जिले से है? उदयपुर, अजमेर, राजसमंद, बारां। उत्तर होगा स, राजसमंद। फैक्ट में देखिए, यह सभ्यता बनास नदी पर है। यह सभ्यता आहड़ सभ्यता से जुड़ी हुई मानी जाती है और यह 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में उत्खनन हुआ यहाँ पर इसका। उसके बाद 1998-2003 के मध्य पूना के डॉक्टर शिंदे तथा अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी के निर्देशन में उत्खनन हुआ। यहाँ उत्खनन में ताम्रयुगीन सभ्यता के क्या है अवशेष देखने को मिले, जिसका समय 1900 से 1700 ईस्वी पूर्व निर्धारित हुआ है। यहाँ 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, जिनमें देखिए सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे और चित्रित मृदभांड, ये 5 प्रकार। इसके अलावा यहाँ मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियाँ, हाथी दांत की चूड़ियाँ भी मिली है। यहाँ आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है, जबकि आहड़ में ये नहीं हुआ। आहड़ में धूप में सुखाकर ईंटों का प्रयोग देखने को मिलता है। अगला अपना सवाल है, बागोर सभ्यता कौन सी नदी पर है? चंबल, बनास, कोठारी, लूनी। उत्तर हो जाएगा स, कोठारी नदी पर है, ठीक है। बागोर सभ्यता कौन सी नदी पर है? कोठारी पर है। फैक्ट देखते हैं इसके। यह भीलवाड़ा जिले में है। यहाँ पर डॉक्टर वीएन मिश्र के निर्देशन में 1967 से 1970 तक उत्खनन कार्य हुआ। यहाँ उत्खनन में प्रागैतिहासिक या यूँ के प्राक युग काल सभ्यता के अवशेष मिले हमें, जो 4000 से 5000 ईस्वी पूर्व की मानी जाती है। यहाँ बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण भी मिले हैं, जो यहाँ के निवासियों का आखेटक होने का प्रमाण देते हैं। यहाँ तांबा के उपकरणों में छेद वाली सुई इम्पोर्टेंट मिली। छेद वाली सुई बागोर सभ्यता से मिली है अपने। अगला सवाल है कि बागोर सभ्यता को और किस नाम से पुकारते हैं? तो बताइए किस नाम से पुकारते हैं। यहाँ पर सभी जो नाम है इन सभी नामों से पुकारा जाता है। यानी कि भारत की सबसे संपन्न पाषाणीय सभ्यता कौन सी? बागोर की सभ्यता। आदिम संस्कृति का संग्रहालय ये पूछ लिया जाए तो भी बागोर सभ्यता। महासतियों का टीला अगर पूछ लिया जाए तो वो भी बागोर सभ्यता। यहाँ के उत्खनन स्थान को कहा जाता है महासतियों का टीला। आगे बढ़ते हैं सभ्यताओं में। सीकर यानी कि नीम का थाना से संबंधित सभ्यता है गणेश्वर, गिलुंड, आहड़ या बागोर। तो प्रारंभ में हमने थोड़ी सी चर्चा की थी इसकी। उत्तर हो जाएगा ए, गणेश्वर सभ्यता। फैक्ट देखिए यहाँ से क्या कुछ मिला है, और यह कांतली नदी के उद्गम पर है। ये भी ध्यान में रखिएगा। सीकर की जो गणेश्वर सभ्यता है ये कांतली नदी के उद्गम पर है। इसका जो उत्खनन है रतनचंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुआ था, डायरेक्शन में इनकी। यहाँ 2800 ईस्वी पूर्व की सभ्यता के अवशेष देखने को मिलते हैं अगर समय अवधि पूछे तो। इस सभ्यता से अनेक तांबे के आयुध व उपकरण भी मिले हैं, जो इसे
ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी सिद्ध करती है। पूछ लिया जाए ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, सीख करके अपने गणेश्वर सभ्यता। यहाँ से प्राप्त बर्तनों में 99% तांबा मिला है, इतना खरा। यहाँ के मिट्टी के बर्तनों को कृप्स वर्णा मृदपात्र भी कहते हैं। अगला अपना सवाल है, गणेश्वर सभ्यता के अन्य नाम है। पूर्व हड़प्पाकालीन या ताम्रयुगीन सभ्यता, माफ कीजिएगा, पुरातत्व का पुष्कर, पूर्व हड़प्पाकालीन या ताम्रयुगीन सभ्यता, दोनों ही नामों से या फिर केवल है। उत्तर हो जाएगा स। पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है और पूर्व हड़प्पाकालीन या ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और फैक्ट देखिए, यह मुख्यतः नीमका थाना के गांव रेवासा खंडेला की पहाड़ी में कांतली नदी के मुहाने पर है। यहाँ के मकानों का निर्माण पत्थरों से है, ईंटों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं है। एकमात्र स्थान जहाँ पत्थरों के बांध भी मिले हैं, किस सभ्यता में? गणेश्वर सभ्यता में। अगला सवाल, भीनमाल जालोर सभ्यता का उत्खनन करवाया था। आर.सी. अग्रवाल ने, वी.एन. मिश्र ने, हसमुख धीरजलाल ने, अक्षय कीर्ति व्यास ने। उत्तर हो जाएगा ए। भीनमाल जालोर सभ्यता का खुदाई का काम किसने करवाया? आर.सी. अग्रवाल ने। फैक्ट में बात करें हम तो यहाँ से एक रोमन एम्फेरा यानी सुरापात्र तथा यूनानी सुराही भी मिली है, जो विदेशी व्यापार का यहाँ पर प्रमाण देती है कि विदेशी व्यापार करने यहाँ आए होंगे और उन्होंने यहाँ पर छोड़ दी होगी या यहाँ पर भेंट की होगी किसी को। इस साल उदयपुर में भी प्राक युग सभ्यता के प्रमाण है जो देखने को मिले हैं। अगला अपना सवाल है, बेराठ सभ्यता का संबंध किस जिले से है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर जालौर? तो विदिता बेराठ सभ्यता कहाँ से जुड़ी हुई है? जयपुर से। फैक्ट में देखिए, उत्खनन की बात करें हम तो 1936 में राय बहादुर साहनी, दयाराम, पुनः कैलाश दीक्षित, बाद में इन्होंने किया कैलाश दीक्षित व नीलरतन बनर्जी द्वारा, इनके द्वारा ये उत्खनन का कार्य किया गया। ये जो सभ्यता है विराट नगर की बीजक पहाड़ी, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी में बाणगंगा नदी के मुहाने पर है। नदी का पूछ ले तो बाणगंगा नदी के मुहाने पर है कौन सी सभ्यता? बेराठ सभ्यता। यहीं पर मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष भी हमें देखने को मिलते हैं। ये सवाल भी पूछा जा सकता है, जिसे प्राचीन युग की चित्रकला, अलवर का सिंह द्वार कहा जाता है। यहाँ से गोल मंदिर व अशोक स्तंभ के अवशेष भी देखने को मिले हैं। अगला अपना सवाल है, बेराठ सभ्यता में सम्राट अशोक का शिलालेख भाबरू शिलालेख की खोज किसके द्वारा की गई? कैप्टन बर्ट, दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी या विलियम स्टुअर्ट? उत्तर हो जाएगा ए, कैप्टन बर्ट के द्वारा। ये खोज 1837 में हुई थी। वर्तमान में भाबरू शिलालेख जो है कोलकाता संग्रहालय में है। फैक्ट में बात करते हैं इसकी तो इस सभ्यता से जयपुर के राजा राम सिंह के काल में खुदाई करने पर स्वर्ण मंजूषा कलश मिला, जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष भी थे। भारत में मंदिर के सर्वप्रथम अवशेष जो है यहीं से प्राप्त हुए। यहाँ 1999 में बीजे की पहाड़ी पर बौद्ध मंदिर भी मिला। यहाँ से बौद्ध संस्कृति के अवशेष तथा आहत पंचमार्क सिक्के भारत के सबसे प्राचीन सिक्के, आहत या पंचमार्क सिक्के क्या है? भारत के सबसे प्राचीन सिक्के, वो भी यहाँ से मिले। विराट सभ्यता शंख लिपि से संबंधित है। अगला सवाल है अपना, यहाँ बेराठ सभ्यता स्थल पर हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री वेनशांग आया था, जिसे किस नामों से पुकारा जाता है? अन्य नाम क्या है? तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, शाक्य मुनि, युवांग चोंग, सभी नामों से। तो क्या उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पर? सभी नामों से। तीर्थ यात्रियों को राजकुमार भी कहा जाता है, नीति का पंडित भी कहा जाता है, शाक्य मुनि भी, युवांग चांग भी कहा जाता है।
आगे एक फैक्ट और देख लीजिए, ह्वेनसांग ने सिजुकी नामक पुस्तक भी लिखी थी। ये इस पुस्तक के बारे में कई बार पूछा जाता है। अगला अपना सवाल है, बालाथल जो उदयपुर में है, ये बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? अमलानंद घोष, दयाराम साहनी, वी.एन. मिश्र, बी.के. थापर। उत्तर हो जाएगा स। और इस सभ्यता का नाता है जो हड़प्पा से है। अन्य और प्रमुख सभ्यताओं की हम बात करें तो रंगमहल सभ्यता जो है हनुमानगढ़ में है, ध्यान रखिएगा। ओजियाना जो है भीलवाड़ा में है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नगरी चित्तौड़ में है, बरौर गंगानगर में, जोधपुरा जयपुर में, सुनारी है जो झुंझुनू में, नगर है जो टोंक में। बात करें अगले सवाल की, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद 1800 ईस्वी पूर्व के करीब भारतीय इतिहास में विकसित सभ्यता थी। आहड़, वैदिक, सिंधु, मेसोपोटामिया। उत्तर हो जाएगा ब, वैदिक। और राजस्थान में वैदिक सभ्यता का अवशेष जो है अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा, चक 64 से मिले हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान के जो जनपद है उनकी। ये देखिए हमने सभ्यताओं के सवाल, और अब हम सवालों का संकलन यहाँ से हो रहा है स्टार्ट राजस्थान के जनपदों का। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें कितने महाजनपदों का उल्लेख है जो मिलता है? 10, 15, 20 या 16? उत्तर हो जाएगा द, 16 का मिलता है। और ये जो 16 महाजनपद है उनकी जो सारणी है, ये अपना 8वीं क्लास में एक चैप्टर भी है, 7वीं 8वीं में होगा, जो पुस्तकें करवाई हुई है पुराने वाली आरबीएससी बोर्ड वाली, उनके अंदर है। तो वहाँ पर भी सारणी दी गई है महाजनपदों के अलग से चैप्टर में भी। इनमें से जो मत्स्य जनपद है ये राजस्थान में ही था, तथा राजस्थान के अन्य भाग जिन पर जो जनपद है अन्य भागों में कुरु, सूरसेन व अवंती के अंतर्गत आते थे। आगे देखिए, चित्तौड़ के आसपास का जो क्षेत्र है किस जनपद में शामिल था? कुरु, सूरसेन, शिवी या अवंती? तो उत्तर हो जाएगा चित्तौड़ के जो आसपास का क्षेत्र था वो शिवी जनपद में शामिल था। फैक्ट में देखिए, बात करें मत्स्य जनपद की तो आर्यजन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ। शतपथ, ब्राह्मण व कौशिक की उपनिषद में भी मत्स्य जन का उल्लेख है जो देखने को मिलता है। विस्तार की बात करें हम इसकी तो दक्षिण में चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक मत्स्य जनपद विस्तारित था। संबंधित क्षेत्र जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर। महाभारत काल में मत्स्य जनपद शासक जो थे विराट कोहली नहीं है यहाँ पर, ये विराट उस तत्कालीन समय का शासक। अगला है अपने, किस राज्य द्वारा मत्स्य जनपद को जीतकर चेदी जनपद में मिलाया गया? तो उत्तर हो जाएगा ब, चेदी राज्य द्वारा ही क्या मत्स्य जनपद को जीता गया और चेदी राज्य में इस जनपद में मिला लिया गया। और यह अधिक समय तक चेदी के अधीन नहीं रहा तथा मगध साम्राज्य में मिला लिया गया इसे बाद में। और मौर्य शासन काल में मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। आगे फैक्ट है, कुरु जनपद की बात करें, उत्तरी अलवर क्षेत्र इसका, राजधानी इंद्रप्रस्थ, वर्तमान में जो दिल्ली है। सूरसेन जनपद की बात करें, राजस्थान में क्षेत्र की बात करें इसकी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, राजधानी रही इसकी मथुरा। आखिरी सवाल है, राजस्थान से जुड़े जो जनपद हैं उनमें मालवा जनपद का मूल स्थान था रावी चिनाब नदी संगम क्षेत्र, चंबल लूनी नदी का संगम क्षेत्र, घग्गर नदी का मैदान, इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा ए, रावी चिनाब नदी का जो संगम क्षेत्र था वही मालवा जनपद का मूल स्थान था। फैक्ट देख लीजिए, राजस्थान में मालवों का प्रारंभिक केंद्र मगरछल, जयपुर। राजस्थान में मालवों की शक्ति का जो केंद्र रहा वो कारकोट नगर, जयपुर रहा। राजस्थान में मालवा का क्षेत्र जयपुर, अजमेर, टोंक, मेवाड़ क्षेत्र रहा। राजस्थान में मालवा जनपद के सर्वाधिक सिक्के मिले हैं।
परंतु इनके मूल स्थान पंजाब से एक भी सिक्का नहीं मिला है। अब कल की क्लास में, कल की टेस्ट सीरीज में हम देखेंगे राजपूतों की उत्पत्ति क्या हुई और कौन कौन से राजस्थान के अंदर प्रमुख है जो राजवंश रहे हैं, जो नया अपने इतिहास में टॉपिक जुड़ा है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं।